फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, इसका मतलब होता है कि अनाज फसलों के द्वारा अन्य जो खुराकी फसलें होती हैं, ठीक है, अनाज फसलों के अलावा जो दूसरी खुराक वाली फसलें होती हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे शुगर केन आ गया फर्स्ट इसमें है, तो ये नीचे पिक्चर दी हुई है शुगर केन की। तो इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो कहता है कि गन्ना एक उष्ण और उप उष्ण कटिबंधीय फसल है। तो अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। हाँ जी, देखिए ये हमारा इक्वेटर आ गया। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाती है, नीचे इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाती है। तो इसके बीच वाला जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी फसलें इस एरिया में उगाई जाने वाली फसलें भी हैं। और इसको टेम्परेट जोन होता है ना हमारा, इसको हम सब ट्रॉपिकल भी बोल देते हैं। तो इस एरिया में उगाई जाने वाली फसलों को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो इस एरिया वाली जो फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, तो इस एरिया में जो फसलें उगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इस एरिया वाली फसलें जो इस एरिया में आ जाती है उसको ट्रॉपिकल बोल देते हैं। तो ये इस एरिया में जो उगाई जाती है उसको सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। हाँ जी, कहता है कि यह फसल ना 21 डिग्री 21 डिग्री जो सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, और कहता है कि 75 सेंटीमीटर से जो 100 सेंटीमीटर वार्षिक जो वर्षा वाले एरिया, मीन्स कि जहाँ पे 21 डिग्री से 27 डिग्री तक क्या हो टेम्परेचर हो उसका, और उस एरिया में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश हो, और वो एरिया गर्म और ह्यूमिड हो, ठीक है, ह्यूमिड होता है नमी भरा हो, उसके साथ टेम्परेट जोन, ठीक है, हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय जिसको बोल देते हैं, उस एरिया में कहता है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत जल्दी से ग्रो करता है। हाँ जी, इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। इरीगेशन होता है सिंचाई। तो कहता है कि कम वर्षा वाले जो प्रदेशों में ना, जो प्रदेश होते हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, वहाँ पे कहता है कि इसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इरीगेशन होता है खेतों में पानी लगाना, खेतों को सींचना, ठीक है, पानी के साथ। तो कहता है कि जहाँ पे कम बारिश होती है ना उस प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है इसको ग्रो करने के लिए। हाँ जी, इट कैन बी ग्रो ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉयल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम शोइंग होता है बीजने के समय टू हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग होता है कटाई के समय में। हाँ जी, तो इसे काफ़ी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे अनेक तरह की जो मिट्टियाँ हैं ना, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉयल देखा था, उनमें इसको उगाया जा सकता है, कहता है। और कहता है कि इसको शोइंग होता है बोने के समय, जब इसको उगाया जाता है तब, और इसको काटने के समय कहता है कि काफ़ी शारीरिक जो लेबर होती ना, ठीक है, फिजिकल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर है, इसको काटने के समय, ठीक है, मैनुअल लेबर होती है जो हाथ से लेबर करते हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको बीजने के लिए, और जब इसको काटते हैं तब। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। कहता है कि ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे पहले गन्ने का उत्पादक करने वाला जो स्टेट है वो जो कंट्री है वो कौन है, ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील के बाद इंडिया आ जाता है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाली कंट्री। हाँ जी, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। शुगर हमारी चीनी हो गई, गुड़ या जागरी हमारा गुड़ होता है, खांड सारी एंड मोलासिस। तो मोलासिस जो गन्ने से ही बनने वाला एक लिक्विड ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। और ये खांडसारी हमारी जो देसी खांड को बोल देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी खांडसारी हो गई, ठीक है, दिखाई दे रही है ना पिक्चर में।
खांड सारी हम देसी जो शुगर होती है उसको बोल देते हैं। तो ये हमारा हो गया मोलासिस। तो मोलासिस में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये भी गन्ने से बनता है, तो इसको बहुत सारे कामों में प्रयोग किया जाता है। इसका काम मीन्स कि जो रम बनती है उसमें प्रयोग किया जाता है, कैंडीज़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है, तो हड्डियों को मजबूत बनाने में बनाती है ये, तो इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, आगे आ गया हमारा मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। हाँ जी, कहता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये जो गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। हाँ जी, आगे हमारा आ गया ऑयल सीड्स, मीन्स तेल वाले बीज इसमें सारे आ जाते हैं। कहता है कि इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंड नट होता है आपकी मूंगफली। हाँ जी, कहता है कि 2014 में ना भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक देश था, ठीक है। तो चाइना के बाद भारत दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक देश था 2014 में, चाइना के बाद किसका? मूंगफली का, ठीक है। इन रैपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना इन 2014। हाँ जी, कहता है कि रैपसीड में ना इंडिया कनाडा और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था 2014 में, ठीक है। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, कनाडा और उसके चाइना के बाद थर्ड नंबर पे 2014 में। हाँ जी, आगे कहता है कि डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। हाँ जी, कहता है कि देश में कुल उगाए जाने वाले क्षेत्र पे, ठीक है, जो देश में कुल उगाया जाता क्षेत्र है उसमें से 12% जो भाग पर कहता है कि जो हमारे ऑयल सीड होते हैं ना उनकी फसलें उगाई जाती हैं। देश के 12% जो हिस्से पे उगाए जाने वाले हिस्से पे अलग अलग तरह की ऑयल सीड की फसलें उगाई जाती है। हाँ जी, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, शीशम, तिल जिसको बोल देते हैं, सोयाबीन्स, कस्टर्ड सीड्स और कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स एंड सनफ्लावर्स। हाँ जी, कहता है कि मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिलौना, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य जो ऑयल सीड फसलें हैं, ठीक है, जिसको तिलहन फसलें भी बोल देती हैं। तो ये ऑयल सीड है जिनसे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, वो इंडिया में उगाई जाती हैं। हाँ जी, मोस्ट ऑफ दीज आर ईडेबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। हाँ जी, कहता है कि ज़्यादातर ये खाने योग्य है, ईडेबल होता है खाने योग्य, तो ज़्यादातर ये खाने योग्य हैं और इनका जो प्रयोग है खाना बनाने के माध्यम के रूप में किया जाता है। तो इनका प्रयोग खाना बनाने के एक माध्यम के रूप में किया जाता है। हाँ जी, हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। हाँ जी, कहता है कि हालांकि इनमें से कुछ का जो प्रयोग होता है ना रॉ मटेरियल के रूप में साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक जो लेडीज़ की श्रृंगार का सामान होता है वो सारा इसमें आ जाता है, उसको बनाने के लिए, और जो ऑइंटमेंट होती है क्रीम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, ग्राउंडनट इज़ ए खारीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो कहता है कि ना जो मूंगफली है खरीफ की फसल है, तो मूंगफली खरीफ की फसल है, तथा कहता है कि देश के मुख्य जो ऑयल सीड है ना उनके कुल उत्पादन का, जितने भी ऑयल सीड हैं हमारे देश में उनके कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। कि जितने भी कुल उत्पादन होता है ऑयल सीड दूसरे मिला के
उन सभी में से आधा भाग जो अकेले मूंगफली का होता है, ठीक है, आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। हाँ जी, गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोवर्ड बाय राजस्थान एंड द तमिलनाडु इन 2015-16। हाँ जी, कहता है कि 2015 और 16 में 2015 और 16 में गुजरात जो है ना वो राजस्थान और तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ा राज्य था। 2015 और 16 में गुजरात जो है ना राजस्थान और तमिलनाडु के बाद जो इंडिया का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य था। हाँ जी, कहता है कि लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। तो लाइन सीड और जो मस्टर्ड सरसों होती है ये रबी क्रॉप्स होती हैं। हाँ जी, आगे कहता है शीशम, जिसको तिल भी बोल देते हैं, इज ए खारिफ क्रॉप इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ये खारिफ क्रॉप होती है। एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप बन जाती है जाके। तो इसमें ध्यान रखना है, इनको ज़रूर याद करना है आपने। आगे हमारा आ गया कास्टर सीड, जो कहता है कि जो कास्टर सीड होते हैं ना इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खारीफ क्रॉप। तो कहता है कि जो कास्टर सीड होते हैं ना दोनों में उगाए जाते हैं, रबी में भी और जो खारीफ क्रॉप में भी। मीन्स कि इनको दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है, खारीफ में भी और रबी में भी। आगे हमारा आ गया टी। हाँ जी, टी। तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो कहता है कि चाय की खेती प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर का एक उदाहरण है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को रोपण खेती भी कह देते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको रोपण खेती भी कह देते हैं। हाँ जी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज। बेवरेज होता है पेय पदार्थ, बेवरेज पीने वाले जो हो जाते हैं पदार्थ हुए। बेवरेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। हाँ जी, कहता है कि यह महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की जो फसल है ना जिसे शुरुआत में अंग्रेज़ भारत में लाए थे, ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, पीने वाला, ठीक है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज़ भारत में लाए थे। हाँ जी, आगे कहता है कि टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ऑन्ड बाय इंडियंस। हाँ जी, कहता है कि आज जो ज़्यादातर जो टी प्लांटेशन है ना वो भारतीयों के अपने हैं, ठीक है, उनके स्वामित्व में आ जाते हैं, उनके अधीन आ जाते हैं। द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडाउड with deep and fertile well drained soil rich in humus and organic matter। हाँ जी, कहता है कि चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया दिखा दिया था ना, उस एरिया में तो नमी ज़्यादा होनी चाहिए, ह्यूमस वाला एरिया नमी ज़्यादा, और ऑर्गेनिक मैटर वाला जीव शाम युक्त होने चाहिए इसकी मिट्टी में, जहाँ वहाँ की मिट्टी में, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तथा कहता है कि वेल ड्रेन्ड फर्टाइल ज़मीन होनी चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड होता है ढलानदार, और जहाँ पे पानी ना रुके उस क्षेत्र में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हाँ जी, टी बुशिस होता है झाड़ियाँ। कहता है कि चाय की झाड़ियों को रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो फ्रॉस्ट फ्री होता है ठंड मुक्त, ठीक है, ठंड मुक्त होता है। मॉइस्ट होता है नमी भरा। हाँ जी, कहता है कि चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए साल भर वार्म गर्म, और कहता है कि मॉइस्ट नमी भरा, और कहता है कि फ्रॉस्ट फ्री ठंड से रहित क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, पूरा साल इस तरह का क्लाइमेट इसके लिए रहना चाहिए। हाँ जी, फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। तो टेंडर होता है कोमल, तो लीव्स पत्तियाँ। हाँ जी, कहता है कि साल भर वर्षा के बराबर बंटवारे से जो कोमल पत्तियाँ होती ना, जो कोमल पत्तियाँ, उसके जो ग्रोथ को यकीनी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लगातार बारिश चाहिए होती है,
जो इसकी जो इसीलिए इसकी जो कोमल पत्तियाँ होती हैं ना, जो न्यू लीव्स होते हैं, ग्रोथ उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। हाँ जी, तो टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव, तो इसमें ज़्यादा लेबर लगती है। आपको पता ही है कि टी को पत्तियों को तोड़ना पड़ता है पहले, उसके बाद उसको आगे भेजते हैं, तो इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। हाँ जी, कहता है इसके लिए ज़्यादा सस्ती और कुशल लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्किल्ड लेबर भी होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए। हाँ जी, कहता है कि टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। हाँ जी, तो कहता है कि चाय की जो ताजगी बनाए रखने के लिए ना, चाय की पत्तियों को बागान में ही रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है कि जो बाग होते हैं ना वहीं पे उसको रिस्टोर किया जाता है। जी आगे हमारा आ गया मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। तो मेजर होता है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मीन कि चाय के मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र आ जाते हैं, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र आ जाते हैं। उनमें कहता है कि असम, हिल्स ऑफ असम आ गया, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, और कहता है कि पाईगुड़ी जो ज़िला है उसकी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें आ जाती है। उसके बाद तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तो ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाते हैं, मीन्स की मुख्य उत्पादक क्षेत्र आ जाता है ये। हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम दीज, कहता है कि इनके अलावा, तो इनके अलावा जो ऊपर दिए हुए इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। तो ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, टी का उत्पादन करने वाले राज्य है इंडिया में। इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर चाइना। हाँ जी, कहता है कि 2014 में ना भारत चीन के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर था, ठीक है, उत्पादक करता था चाइना के बाद। ठीक है, 2014 में। हाँ जी, कॉफ़ी इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो कहता है कि 2014 में भारत ने संसार की 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो कहता है कि भारतीय कॉफ़ी जो है ना अपनी गुणवत्ता के कारण विश्व विख्यात है। तो अच्छी क्वालिटी के कारण ये विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में इसको जाना जाता है इसकी अच्छी क्वालिटी के कारण। द अरेबिका, द अरेबिका वैरायटी इनिशिएटली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो कहता है कि हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है, जो शुरू में यमन से लाई गई थी। तो शुरू में ना शुरुआती तौर में ये कॉफ़ी यमन से लाई गई थी, बाद में यहाँ पे ग्रो की गई थी। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता है कि इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। तो इस तरह की जो कॉफ़ी हमने ग्रो की हुई ना इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे विश्व में। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुडन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड। तो कन्फाइंड होता है सीमित होना, टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कहता है कि शुरू में ना इसकी जो खेती थी ना वो बाबा बुड्डन सिंह हिल में की गई थी। तो आज भी इसकी जो खेती है ना नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तक सीमित है। बस इन्हीं क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती, यहाँ तक कि ये सीमित है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर होती है आपकी बागवानी फसलें। ठीक है, बागवानी फसलों में आ जाती हैं। तो इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हाँ जी, 2014 में कहता है कि 2014 में इंडिया चाइना के बाद संसार का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल में। ठीक है, तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आ जाता है हमारा, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है। ठीक है, किस किस का उत्पादन करता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स का और सब्जियों का। हाँ जी, तो आपकी बुक में कुछ पिक्चरें दी हुई हैं। 4.10 जो है टी कल्टीवेशन की है, और 4.11 टी लीव्स हार्वेस्टिंग है। इस तरह टी के लीव्स तोड़ लिए जाते हैं, तो उसके बाद इससे टी बनाई जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हाँ जी, कहता है कि जो भारत है ना, उष्ण और शीत उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। हाँ जी, मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चिरापुंजी मेघालय में आ जाता है। ठीक है, बनानास कहता है कि केरला, मिजोरम के, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के। ठीक है, तो ये यहाँ के बनानास हो गए। लीची बोलता है, लीची एंड गुआवा, जो लीची होगी और आपके अमरूद ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो पाइन एप्पल ऑफ मेघालय हो गया। ग्रैप्स हो गए आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पेयर्स होती है नाशपाती। ठीक है, एप्रीकोट्स हो गया आपके खुरमानी, एंड वॉलनट हो गए आपके अखरोट, वॉलनट अखरोट के ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन द ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। तो कहता है कि इन सभी की संसार में बहुत ज़्यादा डिमांड है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। फिगर 4.12 में एप्रीकोट, एप्पल एंड पॉमीग्रेनेट की जो पिक्चर दी हुई है, तो पॉमीग्रेनेट्स आपके अनार हो गए। ठीक है, एप्पल्स आपको पता ही, और एप्रीकोट्स आपकी जो खुरमानियाँ होती है वो होती हैं। इनका रंग जो होता है ना, येलो से कलर का बन जाता है पकने के बाद। इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। कहता है कि भारत विश्व की 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। तो भारत विश्व की 13% जो सब्जियों का उत्पादन करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, हमारे मटर हो गए, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटोज। कहता है कि भारत का मटर, फूल गोभी होगी हमारी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, और कहता है बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो इन सभी में इसका प्रमुख स्थान है ऑल ओवर वर्ल्ड में। हाँ जी, तो आगे फिगर 4.13 में कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल की पिक्चर दी हुई है। सबसे पहले पीज आ जाता है हमारे मटर, उसके बाद कॉलीफ्लावर आ जाती है हमारी, फिर टमाटो एंड फिर ब्रिंजल क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स में वह फसलें आ जाती हैं जिनको हम खाते नहीं हैं पर अपनी सुविधा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गई हमारी रबड़। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी नॉन फूड क्रॉप्स में रबड़ आ जाती है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas। हाँ जी, तो कहता है कि जो रबड़ है ना, भूमध्य क्षेत्र मीन्स कि इक्वेटर के पास वाले जो एरिया आ जाता है क्षेत्र की फसल है, परंतु कहता है कि विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। ठीक है, तो उष्ण और उष्ण क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था डायग्राम में। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट, तो कहता है कि इसको ज़रूरत होती है, मॉइस्ट होता है नमी भरा, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की, एंड विद रेनफॉल
ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कि इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की और 25 सेंटीमीटर जो सेल्सियस 25 सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाली और नमी भरा जो जलवायु होता है ना, उसकी आवश्यकता होती है ग्रो होने के लिए। हाँ जी, रबड़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो कहता है कि रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयोग होता है। हाँ जी, इट इज़ मेनली ग्रो इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो जो रबड़ है ना, इसको मुख्य रूप में इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप में इसको इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। इन 2011-12 इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। 2012-13 के रैंक के अकॉर्डिंग ना, इंडिया को संसार में नेचुरल रबड़ प्रोड्यूस करने वाले जो कंट्रीज़ में 4th स्थान प्राप्त है। क्लियर है कि प्राकृतिक जो रबड़ के उत्पादक में भारत को विश्व में चौथा, ठीक है, 4th स्थान प्राप्त है 2012-13 के अकॉर्डिंग। आगे एक्टिविटी आ गई आपकी। तो कहता है लिस्ट द आइटम्स विच आर मेड ऑफ रबड़ एंड आर यूज्ड बाय अस। तो उन वस्तुओं की सूची बनाए, कहता है कि जो रबड़ से बनती हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। हाँ जी, फिगर 4.14 कंजम्पशंस ऑफ नेचुरल रबड़। कंजम्पशंस होता है खपत की, रबड़ की खपत 2010 और 11 में। तो कहता है कि साइकिल टायर्स एंड रबर ट्यूब्स के लिए तो 9.2% यूज़ हुआ है रबड़ का। उसके बाद कैम्बल बैग के लिए 4.6% यूज़ हुआ। फुटवेयर्स के लिए 6.6 हो गया। बेल्ट एंड हाँ जी, तो होसेस होता है आपके पाइप, ठीक है, पाइप के लिए। लेटेक्स फॉर्म होता है कि आपकी रबड़ की फोम बनती है, ठीक है, रबड़ की फोम के शीट्स ही बनती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है कि डिप्ड गुड्स। तो जो डिप्ड गुड्स आ जाती है, गद्देदार वस्तुएं आ जाती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा अदर जो 4.7% दूसरे अन्य प्रयोगों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और आगे जो कहता है कि 62.2%, तो 62.2% जो ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कि जो गाड़ियों के टायर्स, ट्यूब्स वगैरह बनते हैं, ट्रैक्टर्स हो गया, इन सभी में, तो बाकी सारा इसी में प्रयोग किया जाता है इस रबड़ का। हाँ जी, सोर्स मीन्स होता है स्रोत। स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, केरला। तो ये जो सोर्स है, ये जो डाटा लिया हुआ है ना, तो ये स्टैटिस्टिक्स जो प्लानिंग है एंड डिपार्टमेंट है रबड़ का, रबड़ बोर्ड का, कहाँ पे है, कोट्टायम, केरला में, वहाँ से ये डाटा लिया हुआ है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, इनको देखते हैं। तो इनको रेशेदार फसलें भी बोल देते हैं हिंदी में, इनको रेशेदार फसलें भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट 3 आर derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from the cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. हाँ जी, तो कहता है कि कपास हो गया, कॉटन, जूट होगी, हमारी जूट को जूट ही बोल देते हैं, और जो हेम्प होती है उसको बोलते हैं सन, ठीक है। कहता है कि और प्राकृतिक रेशे, भारत में उगाए जाने वाली 4 जो मुख्य रेशेदार फसलें हैं, ठीक है। तो इनमें से कहता है कि जो पहली 3 है फसलें जो है मिट्टी में उगाने से प्राप्त होती है। तो पहली 3 कॉटन, जूट और हेम्प जो कि मिट्टी में उगाने से प्राप्त होती है। और जो चौथी रेशम के कीड़ों से जो काकून होता है ना, रेशम के कीड़ों से काकून प्राप्त होता है। तो जो मलबरी ट्री, मलबरी के सहतूत के जो दरख्त होता है ना, उसके ऊपर पाला जाता है इनको, उनसे प्राप्त होती है।
तो जो चौथे वाली है ना, जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, उनके ककून से प्राप्त होती है, जो कि शहतूत की हरी पत्तियां होती हैं ना, उसके ऊपर इनको पाला जाता है। हाँ जी, कहता है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। कहता है कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना, ठीक है, रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। हाँ जी, जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर्स। तो कहता है कि जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी, याद रखना। कहता है कि जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रीन्यूड एवरी ईयर। तो कहता है कि बाढ़ ग्रस्त जो एरिया होता है ना, ठीक है, जहाँ पे पानी का निकास अच्छे से होता हो और वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो, फर्टाइल सॉइल हो, और इसके अलावा कहता है कि हर साल यहाँ की जो मिट्टी हो रीन्यू होती रहती हो, मीन्स कि हर साल मिट्टी नई होती रहती हो, मीन्स कि बाढ़ आया, बाढ़ के साथ नई मिट्टी आ गई, वो मिट्टी के एक लेयर बिछ गई उस एरिया में, ठीक है, तो इस तरह वो मिट्टी हर साल नई होती रहती है। तो इस एरिया में जो जूट है ना, वो अच्छे से ग्रो करती है। क्लियर है, तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। कहता है कि इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। जब बढ़ती है तो उस समय में इसको उच्च तापमान, अधिक तापमान होना चाहिए। क्लियर है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो कहता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है, ठीक है, तो जो इसके मुख्य उत्पादक राज्य में आ जाते हैं ये सारे। हाँ जी, कहता है कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, हमारा धागा हो गया, ठीक है, कारपेट्स एंड अदर आर्टफैक्ट्स होता है कलात्मक और सामान वगैरह बनता है जिससे। हाँ जी, कहता है कि इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग बोरियां बनाने में, गनी बैग्स बोरियां होगी हमारी, मैट्स बनाने में, और कहता है कि रोप रस्सी बनाने, यार्न धागा बनाने के लिए, कारपेट हमारे हो गए, मैट जो होते कारपेट नीचे बिछाने वाले होते हैं, और कहता है कि और कलात्मक वस्तुओं बनाने में, दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। आर्टफैक्ट्स दस्तकारी या कलात्मक वस्तुएं होती हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylons। हाँ जी, कहता है कि इसके उच्च लागत के कारण, इसकी हाई कॉस्ट के कारण सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग मटेरियल, ख़ास तौर पे कहता है कि जो नायलॉन की कीमत कम होने के कारण मार्केट में ना ये अपनी मांग को खो रहा है, मीन्स कि इसकी डिमांड कम हो रही है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं ना, नायलॉन वगैरह हो गए, तो उनकी कीमत इनसे कम है, इसीलिए जो जूट है ना, तो अपनी जो मांग है मार्केट में वो खो रहा है, वे कम हो रही है इसकी मांग मार्केट में। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में हम मेजर फूड क्रॉप्स को करेंगे। तो सीरियल नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, 1 से लेके 3 तक है, 6 तक मैंने रखे हैं। उसके बाद क्रॉप्स नेम आ गया, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, रेनफॉल बारिश की कितनी ज़रूरत है इसको, एरिया ऑफ कल्टीवेशन कहाँ पे ये ग्रो की जाती है वो एरिया। तो सबसे पहले राइस आ गया हमारा, खारीफ क्रॉप है ये राइस। स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की स्टेपल फूड है ये। स्टेपल फूड होता है कि मुख्य आहार है ये, ठीक है, ज़्यादा लोग इसको खाते हैं। तो हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई अबव 25 डिग्री विद हाई ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर इसको हाई चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और विद हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए इसको। और रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इसको अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसकी बारिश चाहिए सालाना इसको। उसके बाद प्लेन्स ऑफ नॉर्थन, कहाँ पे ये ग्रो किया जाता है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, तो प्लेन्स में मैदानी इलाका, नॉर्थ एंड नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया का। कोस्टल एरिया हो गया, डेल्टेक रीजन हो गया। तो जो मुख्य स्टेट्स कौन कौन सी इसमें आ जाती है, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा इसमें आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा आ गया वीट।
तो वीट रबी क्रॉप्स है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है, अनाज वाली फसल है। तो याद रखना कि स्टेपल फूड भी है नॉर्थ इंडिया का। तो कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, जब इसको ग्रो करते हैं कूल सीजन चाहिए, ठंडा सीजन चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, पकते समय जब ये पकती है तो उसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। और 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। तो जो मेजर एरिया है यहाँ पे ये ग्रो की जाती है, ठीक है। स्टेट वो उत्तर प्रदेश आ जाता है, पंजाब आ गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार एंड राजस्थान आ जाता है। हाँ जी, आगे हमारा आ गया मेज़, मक्की। तो खारिफ क्रॉप है ये, ठीक है। यूज़ फॉर फूड एंड फॉडर, फूड होता है भोजन के लिए और फॉडर चारे के लिए पशुओं के यूज़ किया जाता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ग्रोज वेल इन ओल्ड एलवाइल सॉइल, तो ओल्ड एलवाइल सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करती है, क्लियर है। तो 60 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच में इसको बारिश चाहिए होती है सालाना। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य ग्रोइंग स्टेट है इसकी। हाँ जी, तो नेक्स्ट फोर्थ हमारा आ गया पल्सिस, दालें होती हैं जो खारिफ एंड रबी सीजन है। मोस्टली ये खारिफ होती है, कई एरिया में रबी सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो खारिफ एंड रबी क्रॉप्स है ये। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। नीड लेस मॉइस्ट, तो कम मॉइस्चर वाला एरिया। एंड सर्वाइव इन ए ड्राई कंडीशन, तो ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है, ज़िंदा रहती है, मीन्स कि जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो अबव 100 सेंटीमीटर, अबव 100 सेंटीमीटर और इरिगेशन फैसिलिटी, तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा और इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है इसको, मीन्स कि सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन में मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका मुख्य प्रोड्यूसिंग स्टेट आ जाती है इसकी। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया शुगर केन। तो ट्रॉपिकल एज विल सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है ये, ठीक है। तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। उसके बाद बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा इसकी जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन में आ जाती है, यहाँ पे ये ग्रो किए जाते हैं। तो ऑयल सीड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले खारिफ में ग्राउंड नट एंड शीशम आ जाते हैं, तिल होते हैं, शीशम, ठीक है। उसके बाद रबी में आ जाते हैं लाइन सीड और मस्टर्ड, मस्टर्ड होती है आपकी सरसों, लाइन सीड और मस्टर्ड आ जाती है। तो कैस्टर्ड सीड में आ जाते हैं आपके ईडेबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम, तो ये खाने वाले होते हैं और कुकिंग मीडियम के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। सम आर यूज एज रॉ मटेरियल इन सोप एंड कॉस्मेटिक, तो कईयों का प्रयोग जो होता है ना, कुछ का प्रयोग साबुन बनाने और कॉस्मेटिक बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो इनको 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस बारिश चाहिए। थ्राइव बेस्ट, थ्राइव होता है वैसे फैलना, मीन्स कि अच्छे से ग्रो करते हैं कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो जहाँ पे थ्राइव बेस्ट इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र इनके जो मुख्य एरिया है यहाँ पे ये ग्रो की जाती है। हाँ जी, तो बेवरेजेस क्या होती हैं? बेवरेजेस पेय पदार्थ होते हैं जो पीने वाले आ जाते हैं इसमें। तो नेम, क्लाइमेट, सॉयल और एरिया, ठीक है। तो टी आ गया पहले नंबर पे। ये कहता है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी है। प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन मीन्स ग्रो करने वाली, ठीक है। तो वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए इसको, ठीक है। गर्म और फ्रॉस्ट फ्री होता है ठंड रहत, ठीक है। तो सॉयल डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेन सॉयल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो इनमें रिच होनी चाहिए, इस तरह की क्रॉप चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। तो एरिया आ गया हमारा आसाम, वेस्ट बंगाल है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी,
डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे ये ग्रो की जाती है। उसके बाद हमारा कॉफ़ी आ गया, तो 23 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है ये, ठीक है। फर्टाइल ज़मीन चाहिए, वॉल्केनिक रेड अर्थ और डीप सैंडी लूमी सॉइल चाहिए इसको। बाबा बुड्डन सिंह हिल्स, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में ये ग्रो की जाती है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।